नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं का त्रिभुज वाला चैप्टर करने जा रहे हैं। इसको करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि त्रिभुज होती क्या है। त्रिभुज का त्रि का मतलब होता है तीन और भुज का मतलब होता है भुजा, यानी जिसकी तीन भुजा होती है उसको त्रिभुज कहते हैं। उदाहरण के लिए ये एक त्रिभुज है क्योंकि इसकी तीन भुजा है। भुजा कौन सी है? AB भुजा, BC भुजा और AC भुजा। अब आप एक उदाहरण लेते हैं। ये दोनों सिक्के हैं 5 रुपए के। इनमें क्या समानता है कि जब हम इन दोनों सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो एक दूसरे को ये ढक लेते हैं, एक दूसरे को ये पूरा ढक लेते हैं। क्या ये दोनों जो किताबें हैं क्या ये भी एक दूसरे को ढक लेगी अगर हम इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे? जैसे हमने ऐसे रखा, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक दूसरे को नहीं ढक पा रही है। अगर हम देखें कि ये जो किताब है इसके पन्नों को हम देखें तो ये जो पन्ने हैं अगर हम इनको एक दूसरे के ऊपर देख रहे हैं तो ये एक दूसरे को ढक रहे हैं। इसका कहने का अर्थ क्या है कि जो आकृतियाँ एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती हैं, जैसे ये किताब के पन्ने, ये दोनों सिक्के, ऐसी आकृतियों को सर्वांग सम आकृतियाँ कहते हैं। ऐसी आकृतियों को क्या कहते हैं? सर्वांग सम। यानी सर्वांग सम में आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर दो चीज़ें होना ज़रूरी है। पहला तो समान आकार और दूसरा समान माप। आप देख रहे थे ये दोनों सिक्के, इन दोनों के समान आकार थे, समान माप थे इस किताब के पन्ने में। लेकिन ये जो दोनों किताबें हैं ये आकार तो सेम है इनका, लेकिन माप समान नहीं है। तो सर्वांग समता को हम क्या कह सकते हैं? क्या चीज़ होना ज़रूरी है? पहला तो क्या होना चाहिए इसमें? समान माप होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? समान आकार। ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारी आकृतियाँ होती हैं जो समान आकार की होती है लेकिन समान माप की नहीं होती। लेकिन सर्वांग सम के लिए इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, समान माप और समान आप। तो आपने अभी सर्वांग सम पढ़ लिया कि सर्वांग सम होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज में सर्वांग समता क्या कहलाती है। त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। त्रिभुज की सर्वांग समता में सर्वांग सम का अर्थ पता होना चाहिए, त्रिभुज का अर्थ पता होना चाहिए, जो दोनों मैंने अभी आपको बताया। यानी कि तीन भुजाओं वाली ऐसी आकृति होनी चाहिए और सर्वांग सम का मतलब है उन दोनों का माप भी समान होना चाहिए और आकार भी समान होना चाहिए, तब हम उनको त्रिभुज की सर्वांग समता कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है ABC। इसकी जो है समान माप और समान आकार कर देते हैं। मान लीजिए ये भुजा है 4 सेंटीमीटर, ये भुजा है 3 सेंटीमीटर, ये भुजा है 5 सेंटीमीटर। एक और दूसरी त्रिभुज है जिसका नाम है PQR। अब ये भुजा क्या है? मान लीजिए ये भुजा है 5 सेंटीमीटर, ये भुजा है 6 सेंटीमीटर और ये भुजा है 4 सेंटीमीटर। अब आप बताइए क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है? समान माप और समान आकार। अब आपको इनका आकार तो पता है कि ये दोनों क्या हैं? त्रिभुज है, लेकिन इनका माप भी पता है। लेकिन माप आप देख रहे हैं कि सारे माप बराबर नहीं हैं। केवल ये BC भुजा PQ भुजा के बराबर है और AC भुजा PR के बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है।
तो ऐसे में क्या होगा, क्या आप इस त्रिभुज को दूसरी त्रिभुज पर एक बार ढक कर रख कर देखेंगे? अगर ये एक दूसरे को ढक लेती है तो इसका मतलब ये सर्वांग सम होगी। लेकिन क्या हर बार ही हम ऐसा करेंगे? नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें पिछली कक्षाओं में कसौटियाँ दी हुई है, उन नियम के आधार पर हम त्रिभुज की सर्वांग समता को देखेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए आपको इसका सांकेतिक बता देते हैं कि सर्वांग समता को लिखते कैसे हैं। सर्वांग समता को लिखने के लिए मान लीजिए अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसको ऐसे लिखा जाता है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगी त्रिभुज पी क्यू आर के। यानी कि ये वाली त्रिभुज इस वाली त्रिभुज को पूरा ढक लेगी, और ये जो सांकेतिक है इसको हम कहते हैं सर्वांग सम का सांकेत। इसका अर्थ क्या होता है कि जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम होती है तो इसका मतलब होता है कि इसकी आपस में जो संगत भुजाएं हैं और जो संगत कोण है वो समान होंगे। जैसे यानी कि कोण ए जो होगा वो किसके संगत होगा? कोण पी के, ये संगत का निशान है। कोण बी कोण क्यू के संगत होगा, कोण सी कोण आर के संगत होगा। ये संगत के निशान सांकेतिक निशान है और ये सर्वांग समता का निशान है। तो जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगी तो उनके जो कोण हैं वो आपस में संगत होंगे यानी बराबर होंगे, और जो भुजाएं हैं वो भी संगत में ही बराबर होगी। यानी कि ए बी भुजा किसके संगत होगी? पी क्यू के। बी सी भुजा किसके संगत होगी? क्यू आर के। और ए सी भुजा किसके संगत होगी? पी आर के। ये आपस में संगत भाग बराबर होंगे। तो अब क्या ये जो सर्वांग समता का निशान है इसमें क्या हम ये त्रिभुजों के जो लिखने का तरीका है पी क्यू आर, क्या हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं? सवाल ये उठता है। अभी आपने क्या सीखा कि सर्वांग सम होता क्या है, यानी समान आकार समान माप होना चाहिए। त्रिभुजों की सर्वांग समता का सांकेतिक निशान क्या है, और जब ये निशान लगा हुआ हो किन्हीं दो त्रिभुजों के बीच में तो उसका अर्थ क्या होता है। अभी तक आपने ये पढ़ा है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर इस सांकेतिक निशान को, जैसे कई बच्चों के दिमाग में ये सवाल रहेगा कि ये जो सर्वांग समता का निशान है क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है हमारे पास ये पी क्यू आर, और मान लीजिए कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है, और कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर है। तो इसको सर्वांग समता में कैसे लिखा जाएगा? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगी, क्योंकि कोण ए कोण पी के बराबर है तो सबसे पहला लेटर पी आएगा, बी क्योंकि क्यू के बराबर है दूसरा लेटर पी क्यू आएगा, सी कोण आर के बराबर है तीसरा लेटर आर आएगा, और ये निशान आ जाएगा त्रिभुज का। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के क्या हो गई? सर्वांग सम होगी। आप इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिख सकते कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगी त्रिभुज क्यू पी आर की, क्योंकि ये सांकेतिक ये बताता है कि कोण ए कोण क्यू के बराबर है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी आकृति में कोण ए कोण पी के बराबर है। ऐसा ही भुजाओं के मामले में होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको त्रिभुज की सर्वांग समता का पता चल गया होगा, इसका सांकेतिक निशान भी पता चल गया होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए हर बार एक दूसरे पर त्रिभुजों को ढक के देखना पड़ता है या कुछ और तरीका है? तो इसके लिए हमारे पास कसौटियाँ हैं। वो कसौटियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आती है SAS, हिंदी में इसको कहते हैं भुजा कोण भुजा। इसका क्या अर्थ है?
इस कसौटी को क्या कहेंगे? भुजा कोण। भुजा में क्या होता है कि इनके दो जो भुजाएं हैं उनके बीच का ही कोण होना चाहिए, तभी त्रिभुज सर्वांगसम होगी। इसको आइए एक उदाहरण से पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है पी क्यू आर, दूसरी त्रिभुज है एम एन एस। अब इसमें क्या है, क्यू आर भुजा हमारे पास दे रखी है मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, और एम एस भुजा हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा ये ले लेते हैं, पी आर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है और एन एस 4 सेंटीमीटर है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और इनके बीच जो दो भुजाएं दी हुई है उनके बीच का कोण मान लीजिए ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। तो ये नियम, ये कसौटी SAS लागू होगी भुजा कोण भुजा, क्योंकि क्यू आर भुजा MS के बराबर है, PR भुजा NS के बराबर है, कोण R कोण S के बराबर है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखा जाएगा त्रिभुज PQR सर्वांगसम होगी त्रिभुज, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्यू आर जो भुजा है, क्यू आर यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर, तो MS 3 सेंटीमीटर आएगा। पी आर है 4 सेंटीमीटर, P और R लास्ट वाली, तो वो NS आनी चाहिए। और कोण S कोण R के बराबर है, तो क्योंकि R लेटर पीछे है तो यहाँ S पीछे आएगा। ठीक है। दूसरी बात हमने क्या देखी यहाँ पर कि जो कोण जिस पर कोण क्यू आर भुजा है वो 3 है, तो इसका मतलब MS भुजा 3 आएगी, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा NMS। अब आप देखिए कि जो संगत भाग दिए हैं क्या वो बराबर आ रहे हैं, यानी क्यू आर 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी तो MS 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वो 3 सेंटीमीटर है। पी आर कितनी है? 4 सेंटीमीटर, तो NS भी क्या होनी चाहिए? 4 सेंटीमीटर। कोण R हमारा 60 डिग्री है, यानी 60 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो कोण S पे भी क्या होना चाहिए? 60 डिग्री का। सभी चीज़ें मान्य हैं, तो इसका मतलब SAS कसौटी लगेगी इस पे, यानी भुजा कोण भुजा। क्या ऐसा हो सकता है कि हम ये नियम लगा दें SAS और ASS? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई भी दो भुजा और एक कोण कोई भी लेते हैं तब ये नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि जब आप उनको ऐसी त्रिभुज आकृति बनाएंगे तो एक दूसरे को पूरा नहीं ढकेगी। चलिए उदाहरण देकर देखते हैं एक बार कि क्या ये नियम ये हो सकता है। मान लीजिए हम ये नियम लगाते हैं ASS, यानी कि कोई भी दो भुजा, एक त्रिभुज ऐसी बना लेते हैं ABC जिसकी कोई भी दो भुजा बराबर है। मान लीजिए ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। एक दूसरी त्रिभुज ले लेते हैं जिसकी ये भुजा है PQR, ये 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। अब दिखने में तो लग रहा है कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगी? सर्वांगसम होंगी, एक दूसरे को ढक लेंगी, दो भुजा बराबर है। लेकिन खाली दो भुजा से नहीं पता चलता, क्योंकि ये तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर हो सकती है, ये 7 सेंटीमीटर हो सकती है। त्रिभुज तो इतनी भुजाओं के बन सकते हैं, लेकिन इतनी भुजा से आप 3 भुजा से आप त्रिभुज बनाते हैं तो तीसरी भुजा कुछ भी हो सकती है। अब हम क्या करेंगे? अब हमें एक कोण ये 60 डिग्री दिया हुआ है मान लीजिए, और इस वाली भुजा में हमें ये वाला कोण 60 दिया हुआ है, तो आपको क्या से पता चलेगा कि ये भुजा, ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम है? क्या तीसरी भुजा बराबर है? नहीं पता। क्या ये वाले कोण बराबर हैं आपस में? ये भी नहीं पता। तो ऐसा हो सकता है कि ये वाले कोण अलग अलग हों और ये भुजाएं भी अलग अलग हो सकती हैं, और ये कोण भी अलग अलग आ सकते हैं। मान लीजिए ये वाला कोण आ गया 30 डिग्री, तो ये वाला कोण 90 डिग्री का बनेगा। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि ये वाला कोण 45 डिग्री का हो, ये वाला कोण 45 डिग्री का हो, तो ये वाला कोण कितने का बच जाएगा? 180
और 105, यानी कि ये वाला कोण बन जाएगा 75 डिग्री का। तो अब आप देखिए, क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं? नहीं होगी। जब आप इनको एक दूसरे के ऊपर ढककर देखेंगे तो एक दूसरे को नहीं ढकेंगे। इसलिए सिर्फ भुजा कोण भुजा ही नियम लागू होगा, यानी कि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। इसलिए ये नियम लगाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जो दो भुजाएं हैं उनके मध्य कोण ही लेना है आपको, और दूसरा कोण नहीं ले सकते। अगले इसमें कसौटी पर आते हैं सर्वांगसम के लिए। दूसरा जो हमारा नियम आता है वो आता है ASA, यानी कि A का मतलब है यहाँ पर कोण, और S का मतलब है भुजा, और A का मतलब है कोण। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे भुजा कोण भुजा था, ऐसे ही कोण भुजा कोण, यानी कि दो कोण और उनके बीच की भुजा होनी चाहिए। इसके लिए उदाहरण के लिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास त्रिभुज है ABC, और ये त्रिभुज है हमारे पास PQR। इसमें मान लीजिए हमें ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ये दिया हुआ है 30 डिग्री। ऐसे ही ये वाला कोण है 60 डिग्री, ये वाला कोण है 30 डिग्री। ये भुजा है 4 सेंटीमीटर, ये भुजा है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, दोनों 4-4 सेंटीमीटर है। अब ये त्रिभुज सर्वांगसम होगी, ये एक दूसरे को ढक लेगी। कौन से नियम के तहत? कोण भुजा कोण के नियम के तहत। कैसे? देखिए, अब इसमें जो है वो AAS नियम भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि हमें दो कोण पता है, 60 डिग्री 30 डिग्री। कितने हो गया? 90। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये वाला कोण 90 और ये वाला कोण भी 90 हो गया। तो तीनों कोण अगर बराबर होंगे तो अपने आप ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगी। तीनों कोण क्योंकि संगत भाग इनके बराबर है, तो AAS नियम भी लग सकता है। तो ये हो गया हमारा सर्वांगसम कसौटी का दूसरा नियम। ठीक है। उसके बाद तीसरा नियम आता है हमारे पास SSS, यानी कि भुजा 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 नियम। यानी इसमें क्या होना चाहिए? एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होनी चाहिए, तो त्रिभुज क्या हो जाएगी? सर्वांगसम हो जाएगी। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं कि कैसे ये बराबर हो जाएंगी। जैसे आपको पता है ये त्रिभुज हो गई ABC, ये त्रिभुज हो गई PQR। अगर इसकी ये त्रिभुज ये भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4.5 सेंटीमीटर है, ऐसे ही ये 4.5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो जब आप एक दूसरे पर इसको ढकेंगे तो ये बराबर होंगे, एक दूसरे को ढक लेंगे, यानी इनके संगत भाग आपस में बराबर होंगे। तो क्योंकि AB भुजा PQ के बराबर है, AC भुजा PR के बराबर है, BC भुजा QR के बराबर है, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगी। कौन से नियम से? भुजा 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 नियम से। अब हमारा जो चौथा नियम आता है वो सबसे अलग है, वो लिखा जाता है RHS। अब S तो आपने पढ़ लिया, भुजा होती है। RHS क्या होता है? यहाँ पर R का मतलब राइट होता है, राइट यानी कि समकोण। यानी कि ये अगर समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है, ये समकोण कहलाता है। तो जो समकोण के सामने वाली भुजा है, समकोण के सामने वाली भुजा है, उसको कर्ण कहते हैं। तो यानी कि समकोण कर्ण भुजा नियम, समकोण कर्ण भुजा नियम। तो ये सिर्फ नियम जो है ये कसौटी उन्हीं त्रिभुजों पर लगती है जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होती है। अब यहाँ पर भुजा जो है कोई नियम नहीं लगता, इसमें भुजा AB भी ले सकते हैं, इसमें भुजा BC भी ले सकते हैं। यानी कि 90 डिग्री होना जरूरी है, कर्ण बराबर होना जरूरी है, और कोई भी एक
भुजा बराबर होना जरूरी है। तो कौन सा नियम लगेगा हमारा? RHS नियम। तो इस तरीके से आपने अभी क्या क्या सीखा? सबसे पहले आपने सीखा त्रिभुज क्या होती है। सबसे पहले आपने सीखा त्रिभुज क्या होती है। दूसरे नंबर पे आपने सीखा सर्वांग सम क्या होता है। तीसरे नंबर पे आपने सीखा कि सर्वांग समता के नियम कौन कौन से हैं। सर्वांग समता के नियम, सांकेतिक निशान, उनके संगत भाग और इनके नियम। तो इसमें आपने 4 नियम पढ़े। सबसे पहले आपने देखा SAS, दूसरे नंबर पर देखा ASA, इसको ये भी लिख सकते हैं, ASA को आप AAS भी लिख सकते हैं। तीसरा नियम आपने देखा, तीसरा नियम जो है वो है हमारा SSS। चौथा नियम हमने पढ़ा RHS। अब आखिर में सवाल आता है कि क्या ये भी कोई नियम होता है? AAA नहीं, सर्वांग समता में ऐसा कोई नियम नहीं होता। कैसे? अब उदाहरण देकर हम आपको समझाते हैं कि ये नियम क्यों नहीं होता। देखिए, पहले चित्र बनाकर दिखाते हैं। मान लीजिए इस आकृति में ABC, इसमें ये कोण है 60 डिग्री, ये कोण है 30 डिग्री, 45 डिग्री ले लेते हैं। चलो अब की बार ये कोण है 45 डिग्री और ये भी कोण है 45। अब एक और त्रिभुज हमने बनाई जो इसका बड़ा रूप है। इसमें भी क्या है, ये कोण 60 है, ये 45 है और ये भी 45 है। PQR त्रिभुज, यानी इस त्रिभुज के ये वाले कोण और इस त्रिभुज में कोण A जो है कोण Q के बराबर है, कोण B जो है कोण R के बराबर है, कोण C जो है कोण P के बराबर है, लेकिन फिर भी त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। ये तो आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं कि अगर इस आकृति को आप इस पर ढकेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही उदाहरण हो जाएगा जैसा ये वाला उदाहरण है कि ये बड़ा रूप है इसका, ये छोटा रूप है। जब इसको रखेंगे तो ये पूरी तरह से एक दूसरे को नहीं ढक पाएंगी, इसलिए ऐसा कोई भी नियम नहीं होता है। AAA कोई भी नियम नहीं होता है। इसलिए सर्वांग समता के केवल 4 ही नियम हैं जो आपको अभी बताए गए हैं और इन्हीं के आधार पर आपको प्रमेय करनी है। इसी अध्याय में चैप्टर 9 जो त्रिभुज है, अब इसमें आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज आपने छोटी क्लास में भी सीखा। कौन सी होती है समद्विबाहु त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज वो होती है, समान द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, यानी कि जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो। ये त्रिभुज मान लीजिए ABC है, इसकी ये दोनों भुजाएं 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है AB और AC, इसलिए ये कैसी त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। अब इस पे एक प्रमेय आती है कक्षा 9वीं में कि अगर एक त्रिभुज की समद्विबाहु त्रिभुज हैं, इनमें आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो इनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये आपको सिद्ध करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है? इस प्रमेय को हम सर्वांग समता के नियम से सिद्ध करते हैं, सर्वांग समता के नियम से। तो इसका प्रमेय जो है वो तो एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन आपको इस नियम का पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज जो होती है वो कौन सी त्रिभुज होती है और उन पे कौन सी प्रमेय लगती है। अब हमारा जो आखिरी विषय है वो बच गया असमीका। असमीका क्या होती है? देखिए, ये आकृति, एक ये आकृति, क्या है इन आकृतियों में चीज? इनका समान आकार है लेकिन माप समान
नहीं है, तो ये असमीका हो गई। यानी कि ये इसका बड़ा रूप है, ये इसका छोटा रूप है, जबकि आकार सेम ही है, तो इसको कहते हैं असमीका। अब त्रिभुजों में कैसे असमीका होगी ये देखिए। त्रिभुजों की असमीकाओं के बारे में एक प्रमेय आती है कि अगर मान लिए जैसे ये त्रिभुज है हमारी ABC। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस भुजा को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, A' तक बढ़ा दिया, फिर इसको कोण B से मिला दिया, फिर इसको बढ़ा देते हैं A', फिर इसको B से मिला दिया। अब क्या देख रहे हैं आप कि जैसे जैसे भुजा AC को आप बढ़ाते जा रहे हैं, ये जो कोण है हमारा पहले ABC था, फिर A'BC हो गया, फिर A'BC हो गया, ये क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये त्रिभुज की असमीका का एक नियम है कि जैसे जैसे भुजा बढ़ती जाएगी कोण बढ़ता जाएगा। यानी कि जो भुजा बड़ी होगी उसके सामने वाला कोण भी बड़ा होता चला जाएगा। जो भुजा बड़ी होगी उसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, बड़ा होगा। जो भुजा छोटी होगी उसके सामने वाला कोण छोटा होगा। दूसरा असमीका का नियम, एक और नियम है इसके अंदर कि जो त्रिभुज होती है उनकी कोई भी दो भुजा का अगर हम जोड़ करें तो वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा आएगा। जैसे मान लीजिए ये है AB 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो कोई भी दो भुजा का अगर आप जोड़ करते हैं, जैसे AB जमा BC का आप जोड़ करते हैं, जो कि कितना होगा 4 जमा 5, AB और AC की भुजा BC भुजा का जोड़ करते हैं, माफ़ कीजिएगा 4 जमा 3, तो इनका जोड़ कितना आता है 7 सेंटीमीटर आ रहा है। जबकि हमारी AC भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो क्या देखा आपने कि AB और BC का जब हम जोड़ करते हैं तो वो बड़ा आता है हमेशा तीसरी भुजा से। ये सभी के लिए होगा, कोई भी दो भुजा ले सकते हैं आप। इसमें AB जमा AC लेंगे तो वो किससे बड़ा आएगा, BC से बड़ा आएगा। आप AC जमा BC लेंगे तो वो किससे बड़ा आएगा, AB से बड़ा आएगा। तो त्रिभुज की असमीका का ये नियम है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को अगर आप जोड़ते हैं तो वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा आता है। तो ये हमारा चैप्टर 7 था। एक बार इसकी दोहराई कर लेते हैं कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है, फिर उनका हम प्रमेय पर एक्सरसाइज में प्रयोग करेंगे एक्सरसाइज के हिसाब से। सबसे पहले आपका जानना जरूरी है त्रिभुज की सर्वांग समता। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, त्रिभुज की सर्वांग समता, त्रिभुज की सर्वांग समता। और इसमें आपने क्या चीज पढ़ी है, इसमें आपने 4 नियम पढ़े हैं। वो 4 नियम कौन कौन से थे, SAS, दूसरा कौन सा था ASA, तीसरा SSS और चौथा RHS। सबसे जरूरी काम ये है त्रिभुज की सर्वांग समता के। इनके आधार पर एक एक एक्सरसाइज है कक्षा 9वीं के चैप्टर अध्याय में, जो इनके नियम के आधार पर होगी। दूसरा आपने क्या पढ़ा है, यहाँ पर त्रिभुज की सर्वांग समता की 4 एक्सरसाइज होगी। और दूसरा मेन चीज आपने पढ़ा त्रिभुज असमीका। ये चीजें आपने चैप्टर 7 में पढ़ी है। धन्यवाद।